हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संविधान और संविधान में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्यों के मध्य के संबंध पढ़ना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। संविधानवेत्ताओं ने संविधान को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है, एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान कुछ इस प्रकार की व्यवस्था प्रस्तुत करता है कि सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, जबकि संघात्मक संविधान में शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य एक विभाजन देखने को मिलता है। संघात्मक संविधान स्वतंत्रता और समन्वयकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के संबंध में भाग 11 और 12 अनुच्छेद 245 से 293 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच साधारणतया तीन प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। आज के इस लेक्चर में हम विधायी संबंधों की बात करेंगे, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल के प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन के और अदर सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखिए। विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसका वितरण आपको संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में देखने को मिलता है। जैसे हमने बात किया कि शक्तियों का विभाजन है, उसमें जब हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो हमें दो तरीके से विधि बनाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के मध्य शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। एक तो क्षेत्र के संबंध में कि किस क्षेत्र के विषय में संसद और किस क्षेत्र के विषय में राज्य विधान बना सकता है, और दूसरा विषय वस्तु के संबंध में, यानी कि किस विषयों पर, किन विषयों पर केंद्र और किन विषयों पर राज्य विधान बनाता है। तो जब हम विधायी शक्तियों के विभाजन की या विधायी संबंधों की बात करते हैं तो इन संबंधों को हम दो आधारों पर देखते हैं, एक क्षेत्र से संबंधित और दूसरा विषय वस्तु से संबंधित। क्षेत्र से संबंधित आपको संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत और विषय वस्तु संबंधित 246 के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्षेत्र से संबंधित विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 245 यह उपबंधित करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य का संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो हम एक सामान्य नियम के तौर पर क्या देखते हैं कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या उसे किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है, और साथ में राज्य विधानमंडल अपने राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके किसी विशेष भाग के लिए विधि बना सकता है। इसके साथ में ही हमें खंड 2 एक अपवाद प्रस्तुत करता है जो कि कहता है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि सिर्फ इस कारण से शून्य नहीं होगी, अविधिमान्य नहीं होगी कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी कहीं लागू होती है, क्योंकि भारत के संसद के द्वारा कोई विधि ऐसी भी बनाई जा सकती है जो किसी ऐसी संपत्ति से संबंधित हो जो भारत की हो लेकिन भारत के बाहर स्थित हो, या किसी नागरिक से जो भारत का नागरिक है लेकिन कहीं बाहर रहता है, या हमारे वायुयान, हमारे जलयान इनसे संबंधित हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ये एक अपवाद रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि सामान्य नियम है कि संसद भारत के राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप संसद ऐसी विधि भी बनाती है जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू हो सकती है। इस विषय में हमें एक सिद्धांत देखने को मिलता है जो है टेरिटोरियल नेक्सस का सिद्धांत या क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक ही है, किंतु इस सामान्य नियम का एक अपवाद भी है, अर्थात राज्य द्वारा बनाई गई विधि भी राज्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को लागू हो सकती है यदि राज्य और उस विषय वस्तु के बीच कोई संबंध हो जिसके ऊपर वह विधि लागू है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि विधि जो बनाई गई है और जिस विषय वस्तु के बारे में बनाई गई है उनके बीच में एक संबंध होना चाहिए। जैसे कि हमने उदाहरण के रूप में पहले ही देखा कि संसद कोई विधि बना सकती है भारतीय नागरिकों के बारे में जो बाहर किसी देश में रहते हैं, या भारतीय संपत्ति से संबंधित जो किसी बाहर के देश में अवस्थित है, या हमारे अपने जो भी जहाज हैं, जलयान हैं या वायुयान हैं उनसे संबंधित, क्योंकि उनकी जो विषय वस्तु है, जो वो संपत्ति या वो व्यक्ति हैं या वो जलयान वायुयान है, वो भारत की संपत्ति है, भारत से संबंधित हैं। तो उस संबंध के कारण वो विधि जो होगी वो उचित होगी, उसको अविधिमान नहीं घोषित करेंगे। यहाँ पर जो आपको पहला केस देखने को मिलता है एस वाडिया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर मुंबई का केस। इस वाद में हमने देखा था कि न्यायालय ने कहा
कि कोई भी विधि किसी क्षेत्रीय न्यायालय में इस आधार पर नहीं अविधिमान घोषित की जा सकती है कि वो भारत के क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। हाँ, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय विधि को किसी तरीके से चोट पहुंचाती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ये बात घोषित की जा सकती है कि वो मान्य होगी या नहीं, लेकिन उसे केवल क्षेत्र के आधार पर भारत के न्यायालय में इस बात पे अविधिमान्य नहीं घोषित किया जा सकता। दूसरा केस हम एक देखते हैं, क्लास बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर का केस। इस बात में एक भारत की फर्म का एक इंग्लैंड की फर्म के साथ भागीदारी थी और वो इंग्लैंड की फर्म भारत से एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी आय के रूप में प्राप्त कर रहा था। इसके लिए भारत में इनकम टैक्स कमिश्नर ने ऑफिसर ने उस पर टैक्स लगा दिया और इस बात को पूरी तरीके से विधिमान्य माना गया, क्योंकि जो उसकी आय जो वो प्राप्त कर रही थी ब्रिटेन की कंपनी, वो भारत से प्राप्त कर रही थी, तो आय और भारत के बीच में एक विधिमान्य संबंध माना गया, एक क्षेत्रीय संबंध माना गया और इसके कारण जो भी इनकम टैक्स लगाया गया उसे पूरी तरीके से वैध कहा गया। तो हमें देखने को मिलता है कि अगर विषय वस्तु से कोई संबंध है तो क्षेत्र के बाहर भी विधि बनाई जा सकती है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत अपने राज्य क्षेत्र के बाहर की बात है, यानी कि जापान, चाइना, ब्रिटेन। लेकिन जब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्य देश की सीमा के बाहर के लिए विधि नहीं बनाते, लेकिन अपनी राज्य सीमा के बाहर अगर कहीं क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत स्थापित होता है तो वो विधि बना सकते हैं। जैसे कि आपको एक केस देखने को यहाँ पे मिलता है जो कि ये बात कर रहा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र ने, देखिए, इंटरनेशनल टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाम हरियाणा राज्य के केस में आपको ये चीज़ देखने को मिली कि जो राज्य हैं वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि विषय वस्तु संबंधित होनी चाहिए। विषय वस्तु के संबंधित विधायी शक्तियाँ हमने देखा कि क्षेत्रीय आधार पर किस तरीके से विधि बनाने की शक्ति दी गई है, यानी किस क्षेत्र में आपकी बनाई हुई विधि लागू होगी। राज्य के लिए राज्य क्षेत्र जितना उसके राज्य का हिस्सा है, जैसे यूपी गवर्नमेंट यूपी के लिए, एमपी गवर्नमेंट एमपी के लिए, और जो केंद्र की सरकार है वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में या उसे किसी भाग में विधि बना सकती है। अब आइए हम दूसरे बिंदु पे बात करते हैं जो है विषय वस्तु से संबंधित विधायी शक्ति की। अनुच्छेद 246 के अनुसार संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों में से संघ सूची पर केंद्र को, राज्य सूची पर राज्य को और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को विधि बनाने की शक्ति होगी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को रखा गया है। जो विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं उन सभी विषयों पर संघ को, जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं उन सभी विषयों पर राज्य को, और जो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं उन विषयों पर संघ और राज्य दोनों को विधि बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो संघ सूची और समवर्ती सूची में अगर कभी कोई टकराव की स्थिति देखने को मिलती है तो संघ सूची ही अधिभावी होती है, यानी उसी का ज़्यादा प्रभाव होता है। जबकि आपको समवर्ती सूची और राज्य सूची के मध्य अगर कोई टकराव देखने को मिलेगा, उस स्थिति में समवर्ती सूची का ज़्यादा प्रभाव होगा, समवर्ती सूची ही अधिभावी होगी। तो इस प्रकार से हमने दोनों बातों को देख लिया कि किस क्षेत्र के लिए विधि बनाई जाती है और साथ में किन विषय वस्तुओं पर विधि बनाई जा सकती है। तो इसके साथ में हमारा एक प्रश्न कि कौन किस विषय पर किस क्षेत्र के लिए विधि बना सकता है, यहाँ से उसका उत्तर मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अवश्य ही मिल गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और आपको ये विषय निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ सिद्धांतों की। हम ये देखते हैं कि जब केंद्र और राज्य दोनों ही विधि बनाते हैं या एक राज्य का विधानमंडल और दूसरा राज्य का विधानमंडल दोनों ही विधि बनाते हैं, तो उस स्थिति में कई बार ऐसी स्थितियां देखने को आती हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने सिर्फ अपने ही विषय पर विधि बनाई है या किसी अन्य विषय का भी अतिक्रमण कर लिया है। तो इस बात को जब भी समझने की आवश्यकता पड़ जाती है कि ये उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था उस संस्था के जिसने विधि बनाई है या नहीं आता था, तो हम एक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं जो है तत्व और सार का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इसका अर्थ ये है कि जब भी किसी विषय पर कोई विधि हमें देखने को मिलती है और ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि क्या ये विषय वास्तव में उस राज्य क्षेत्र या उस संसद के विषय के अंतर्गत आता था या किसी दूसरे का विषय था, उस स्थिति में हम उस अधिनियम को पूरी तरह से पढ़ते हैं, यानी उसका उद्देश्य, उसको बनाने का जो पर्पज़ है, उसके सारे प्रोविजंस, यानी एक तरीके से उसका सार देखते हैं कि इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है बनाने का, और उसी के आधार पर हम निश्चित करते हैं
कि किस विषय पे बना हुआ कानून है, ना कि उसी किसी प्रोविज़न के अंतर्गत हम उसे देख करके ये डिसाइड करते हैं कि किस विषय से संबंधित प्रोविज़न है। और जब हम उसका सार रूप में पाते हैं जिस विषय को, वो विषय जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है, हमें मानते हैं कि ये विधि उसके द्वारा बनाई हुई विधि ही उचित है, विधिमान है। यहाँ पर आपको एक प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ खुलना का केस देखने को मिलता है। ये बंगाल का केस था। यहाँ पर बंगाल जो सरकार थी उसने एक विधि बनाई जो कि ये निश्चित करती थी कि जो ऋणदाता है वो किसी करार के द्वारा भी एक निश्चित मात्रा के ऊपर जो है ब्याज नहीं वसूल कर सकते हैं अपने जो भी जिनको उन्होंने ऋण दिया है उनसे। लेकिन इसके लिए एक ऋणदाता ने केस किया और ये चीज़ कही कि ये विषय जो है ये वचन पत्र के अंतर्गत केंद्र की सूची के अंतर्गत आता है, ना कि राज्य की सूची के अंतर्गत। जबकि राज्य ने ये अपना बचाव लिया कि मैंने जो अधिनियम बनाया था वो कानून संबंधित था, ऋण और ऋणदाता से संबंधित, जो कि एक राज्य सूची का विषय है। माननीय न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय दिया और निर्णय देने के लिए तत्व और सार के सिद्धांत का प्रयोग किया और ये कहा कि राज्य सरकार का जो भी मोटिव था, मेन मोटिव ऋण और ऋणदाता की व्यवस्था करना था, ना कि केंद्र संघ जो भी संघ सूची है उसके विषय को प्रभावित करना। इस आधार पर इस अधिनियम को पूरी तरीके से वैध ठहराया गया। दूसरा केस आपको देखने को मिलता है बम्बई राज्य बनाम बलसारा का केस, 1951 का केस। यहाँ पर जो है एक राज्य ने पूरी तरीके से अपने यहाँ मादक पदार्थों की, शराब की खरीद बिक्री को बंद कर दिया। इससे प्रभावित माना गया कि आयात और निर्यात प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आयात और निर्यात संघ सूची का विषय है जबकि राज्य के अंदर की खरीद बिक्री राज्य का विषय है। यहाँ पर माननीय न्यायालय ने यही कहा कि राज्य की खरीद बिक्री से आयात निर्यात प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि राज्य का ये मोटिव नहीं था कि वो संघ सूची के विषय को डिस्टर्ब करे, इसलिए हमें नहीं मानते कि यह अधिनियम गलत है। इस तरीके का प्रावधान राज्य कर सकता है। एक दूसरा सिद्धांत जो हमें देखने को मिलता है वो है छद्म विधायन का सिद्धांत। इसका मेन आप इसके शब्द से ही समझ रहे हैं, छद्म विधायन यानी कि जो कार्य आप सामने से नहीं कर सकते उस कार्य को आप छुप कर भी नहीं कर सकते। इसका सेंस यही है, जिन शक्तियों को राज्य को या संसद को दिया गया है, राज्य और संसद उन्हीं शक्तियों के अधीन रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हैं। और अगर उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग सामने से नहीं बल्कि किसी अन्य तरीके से छुप कर किया है तो वो विधायन भी कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिलता है कमेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का केस। यहाँ बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो भी जमींदार थे उनकी ज़मीन को ले लिया गया और उन्हें प्रतिकर देने की बात की गई, लेकिन प्रतिकर के लिए कोई ठीक सी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इस अधिनियम में ये पहला इकलौता ऐसा अधिनियम था जिसमें जो है माननीय न्यायालय ने इसे छद्म विधायन के आधार पर अविधिमान घोषित किया और न्यायालय ने कहा कि बिहार राज्य को ऐसा विधायन बनाने का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त था, और जब डायरेक्टली नहीं प्राप्त था तो इनडायरेक्टली भी ऐसा कोई अधिकार राज्य विधायन मंडल नहीं प्राप्त कर सकता। आगे हम देखते हैं कि संसद के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के विधि बनाने की शक्ति का अपवाद। हमने देखा 245 के अंतर्गत कि भारत के जो संसद है वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर और उसके किसी भाग पे विधि बना सकती है, लेकिन इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में राज्य के लिए भी यही बात थी कि राज्य भी अपने राज्य क्षेत्र में और उसे किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो हम देखते हैं इसके अपवाद। अनुच्छेद 240 जो है वो बताता है कि अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय में विधि बनाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो जब महामहिम राष्ट्रपति जी इसके बारे में विधि बनाते हैं तो संसद इसके बारे में विधि नहीं बना सकती। तो हम क्या पाते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जिसके बारे में संसद विधि नहीं बनाती। साथ में यही कुछ प्रावधान हमें अनुसूची 5 के अंतर्गत बताए गए अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में भी देखने को मिलती है। वहाँ पर विधि बनाने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है और वर्तमान विधि में को लागू करने के लिए किसी तरीके के संशोधन भी राज्यपाल के द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अनुसूचित 6 भी इसी तरीके का एक प्रावधान करती है, जहाँ पर जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, उसके विषय में विधि बनाने की शक्ति जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों को दी गई है, ना कि संसद और विधान मंडल को दी गई है। तो ये आपको 3 ऐसे अपवाद देखने को मिलते हैं जो कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र के विषय में विधि बनाने से संसद को और राज्य विधान मंडल को रोक देते हैं। आइए अब हम कुछ अपवाद देखते हैं जो राज्य की विधायी शक्तियों पर लगते हैं।
राज्य को वैसे तो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर या उसे किसी भाग के लिए राज्य सूची में बताए गए विषयों पर विधि बनाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां संविधान में बताई गई हैं जिसके अंतर्गत कोई राज्य विधि बनाने में सक्षम नहीं होता है, बल्कि उसकी शक्ति जो है वो संसद के पास चली जाती है और राज्य सूची के उन विषयों पर संसद विधि बनाने लगती है। आइए हम उन स्थितियों को देखते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के विषय में संसद की विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 249 ये बात करता है कि जब भी कभी राज्यसभा को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विषय राष्ट्रीय हित का विषय है और राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के साथ में ऐसा रेजोल्यूशन पास करती है कि ये विषय इस समय काल के लिए राष्ट्रीय हित का विषय है, जो कि 1 साल का समय पीरियड उसका होता है, टाइम पीरियड, तो उसके लिए जो है उस समय पे जितने समय उसके लिए डिसाइड करती है राज्यसभा राष्ट्रीय हित के रूप में, उतने समय के लिए संसद ही उस विषय पर विधि बना सकती है, राज्य विधानमंडल विधि नहीं बना सकती। यानी जब भी किसी विषय को राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित का विषय निश्चित कर दिया जाएगा तो फिर राज्य विधानमंडल विधि नहीं बना सकेगी, उसकी शक्ति का वहाँ पर ह्रास हो जाएगा। हालांकि जिस समय भी ये विधि जो है राष्ट्रीय हित का विषय, इसको नहीं रखा जाएगा, राज्यसभा इस चीज़ के अपने रेजोल्यूशन आगे नहीं करती है करी, तो उस स्थिति में 6 महीने से ज़्यादा ऐसा कोई भी विधि लागू नहीं होगी जो संसद को बनाने का अधिकार नहीं था। दूसरी स्थिति हमें देखने को मिलती है 250 के अंतर्गत। यहाँ पर जब आपातकाल की उद्घोषणा होती है उस समय संसद को राज्य सूची पे कोई भी विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है। जिस समय राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है विधानमंडल काम करती रहती है, लेकिन फिर भी संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पर आवश्यकता अनुसार, अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक है, विधि बना सकती है और वो विधि जब तक आपातकाल लागू है तब तक लागू रहती है। लेकिन जब आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाती है उस स्थिति में 6 महीने से ज़्यादा लागू नहीं रहती है, उस सीमा तक जितना कि संसद को विधि बनाने की क्षमता नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 252, जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य आपस में इस बात के लिए सहमत होते हैं कि इस राज्य सूची के विषय पर राज्य को नहीं बल्कि संसद को विधि बनाकर देनी चाहिए, और संसद इस बात को स्वीकार करती है और उस विषय पर विधि बनाकर देती है। और अगर कोई अन्य राज्य भी इससे सहमत हो जाता है बाद में और उस विधि को अंगीकार करना चाहता है, तो वो राज्य जो सहमत थे या वो राज्य जिसने उस विधि को अंगीकार किया है, वहाँ पर संसद की बनाई हुई विधि लागू होती है, राज्य विधानमंडल उन विषयों पर विधि नहीं बनाता है। इसके अलावा अब अनुच्छेद 253 जो बात करता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की शक्ति रखती है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए किसी राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना आवश्यक प्रतीत होता है तो उस स्थिति में संसद उस विषय पर विधि बनाती है और राज्य उस विषय पर कोई भी विधि नहीं बना सकता। इसके बाद हम एक चीज़ और, एक अनुच्छेद आप और देखते हैं 356, 365, 356, जो बात करता है कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में संसद की विधि बनाने की शक्ति। आप देखते हैं 356 के अंतर्गत जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि वो राज्य जो है, राज्यपाल उनसे कहते हैं कि ये राज्य संवैधानिक तंत्र का विफल हो गया है, या राष्ट्रपति को प्रतीत होता है या राज्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा होता, उस स्थिति में राज्य उसकी जो विधानमंडल है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है और उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। और जब तक के लिए वहाँ पर नई विधानमंडल नहीं आ जाती है जो संविधान के अनुरूप कार्य करे, तब तक विधि बनाने की शक्ति संसद के पास ही रहती है। हालांकि ये टाइम पीरियड मैक्सिमम 3 साल का ही संभव है। एक बार आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा वो विधि प्रवर्तन नहीं रह सकती, जो कि संसद की बनाने की क्षमता नहीं थी। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर केंद्र और राज्य दोनों ने ही एक विषय पर विधि बना दी है और दोनों विधियों में कुछ असंगतियां पाई जाती हैं, तो उस स्थिति में फिर क्या होगा। जब भी कभी अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि कोई राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे बनाने के लिए संसद सक्षम है या समवर्ती सूची में प्रकटित किसी विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध जो संसद द्वारा बनाई गई विधि चाहे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के पहले या बाद में पारित की गई हो, राज्य विधि पर अभिभावी होगी। या हम देखते हैं कि संघ सूची में बताए गए विषयों पर या समवर्ती सूची पर बनाई गई कोई भी संसद की बनाई हुई कोई भी विधि, चाहे वो राज्य विधानमंडल की बनाई हुई विधि के पहले बनाई हो या बाद में बनी हो, हमेशा राज्य की बनाई हुई विधि पर अभिभावी होती है। ये एक सामान्य नियम है। हम इसका एक छोटा सा अपवाद भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ऐसा होता है
कि संसद ने कोई विधि बना रखी है समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधि बना रखी है, लेकिन राज्य उसी विषय के ऊपर एक नई विधि बनाता है और उस विधि को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। तो उस स्थिति में समवर्ती सूची के उस विषय पर उस राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि ही लागू होगी, ना कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि। लेकिन इस प्रकार से बनाई गई विधि को संशोधित करने या नई विधि बनाने की संसद की शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। एक बार इसकी लैंग्वेज हम देख लेते हैं। यदि राज्य द्वारा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर बनाई गई किसी विधि में कोई ऐसा उपबंध है जो संसद द्वारा उस विषय पर पहले बनाई गई विधि के या किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है, तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि या वर्तमान विधि यदि उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो राज्य में अप्रभावी होगी। यानी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। सामान्य प्रोसीजर में आप क्या देखते हैं कि विधानमंडल में अगर 2 सदन है तो दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल, ये आते हैं। अगर एक सदन है तो विधानसभा और राज्यपाल, इनके द्वारा मिलकर कोई भी विधायन पारित किया जाता है। लेकिन अगर वो समवर्ती सूची के किसी ऐसे विषय पर है जो केंद्र ने पहले ही बना रखा है, कोई विधि उसके विरुद्ध है, उस स्थिति में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना उस विधेयक पर आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हमने राज्य और केंद्र के बीच में विधायी शक्तियों के बंटवारे को, विधायी संबंध को समझा। एक छोटा सा पॉइंट और कि अगर कोई विषय जो है ना केंद्र सूची में बताया गया है, ना राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, अगर कोई ऐसा नया विषय निकल कर सामने आता है, आपको पता है सोसाइटी बदलती है, देश बदलता है, तो कोई नया विषय सामने आ सकता है, तो उस विषय पे जो कि कहीं भी वर्णित नहीं है उस पर विधि बनाने की अत्यांतिक शक्ति केवल संसद के पास होती है। उस विषय पर कोई राज्य विधानमंडल विधि नहीं बनाता, सिर्फ संसद विधि बनाता है। इसका प्रोविज़न आपको 248 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आपका अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध अवश्य समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप संतुष्ट हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।